एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, रोटेशनल डायनामिक्स। तो अपन ने पहले सर्कुलर मोशन का टॉपिक डील किया था। सर्कुलर मोशन में अपन ने क्या स्टडी किया था? सर्कुलर मोशन में जिस बॉडी को अपन ने स्टडी किया था वो नॉर्मली क्या पॉइंट मास होता था कि उसका सारा मास जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और वो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? हम रिजिड बॉडी स्टडी करेंगे, मतलब जो एक्चुअल 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं, है ना, वो स्टडी करेंगे। तो बॉडी जो है वो किसी भी तरह का शेप हो सकता है। ये तो मैंने एक इरेगुलर शेप बना रखा है यहाँ पे, लेकिन बॉडी जो है वो कोई स्फीयर हो सकती है कि नहीं? स्फीयर हो सकती है। बॉडी जो है वो रॉड के फॉर्म में हो सकती है। वो किस तरह से रोटेट करेगी, है ना? रॉड जो है वो ऐसे भी रोटेट कर सकती है इस एक्सिस पे, और फिर इस वाले एक्सिस पे भी रोटेट कर सकती है। स्फीयर जो है वो इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, आपका इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है ऐसे। ठीक है, ये स्फीयर पूरा घूम रहा है। रॉड जो है वो अब इस वाले एक्सिस पे भी ऐसे रोटेट कर सकती है ना, ये रॉड, और इस वाले एक्सिस पे भी रोटेट कर सकती है। ठीक है। और भी किसी भी तरह का शेप हो, जैसे कोई आपका फ्लैट प्लेन हो, ठीक है, तो फ्लैट प्लेन जो है वो इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है ऐसे करके। ठीक है, इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है ऐसे, है ना, और रोटेट करने हो तो इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है। तो रिजिड बॉडी बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में कि रिजिड बॉडी का रोटेशन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अच्छा, तो ये करने के पहले जो सर्कुलर मोशन में अपन ने जो अभी तक कवर किया था, जो वेरिएबल्स को अपन कवर कर चुके हैं, है ना, उन वेरिएबल्स को दोबारा नहीं कवर करेंगे। तो बिल्कुल ब्रीफली जो है वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कुछ मिनट में, कि ये वेरिएबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या वेरिएबल्स अपन कवर कर चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला वेरिएबल तो अपन ने देखा था थीटा, है ना, और ये क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बॉडी यदि टाइम t=0 पे यदि यहाँ है ना, जो θ1 बना रही है एंगल एक रेफरेंस एक्सिस से, और t पे, है ना, t1 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, t1 पे बॉडी यहाँ पे है और t2 यहाँ पे है और ये θ2 है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो θ2 - θ1 होता था। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये अपन ने देखा था, ये था dθ/dt। इंस्टेंटेनियस है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ये होगी। थीटा जो है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है ना, थीटा जो है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती थी। और फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो भी अपन ने देखी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1। तो जैसे यही वाला पोर्शन यदि हम ले लें तो यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 जाने की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इतनी हुई। ठीक है, कितना टाइम लगा। और यहाँ पे हो सकता है कि, है ना, कभी पार्टिकल तेजी से रोटेट करे, कभी धीरे रोटेट करे, बट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी t1, है ना, ये हम देख चुके हैं। और उसी तरह से फिर हम ये जो है ये वेक्टर है, और ये वेक्टर का डायरेक्शन जो आता था वो आता था राइट हैंड थंब रूल से। और वो बेसिकली क्या होता था कि यदि हम फिंगर्स जो हैं वो बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में यदि हम बेंड करते हैं, कर्ल करते हैं, तो जो हमारे थंब का डायरेक्शन है, अंगूठे का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती थी। तो जैसे इस वाले केस में एंगुलर वेलोसिटी पेपर से बाहर आएगी। ठीक है, या आपके केस में जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो स्क्रीन से बाहर आएगी। ठीक है, मतलब उसके एंगुलर वेलोसिटी नहीं बाहर आएगी, एंगुलर वेलोसिटी के वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो स्क्रीन से बाहर रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, तो इसके भी दोनों फॉर्मेट देखे हमने। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस, वो तो d⍵/dt,
ठीक है। और ये भी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमने देखा ω2 - ω1/T2 - T1, है ना। सेम लॉजिक, किसी भी दो टाइम पीरियड्स के बीच में एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस ले लें और, है ना, तो उससे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या देखा था? फिर अपन ने देखा था कि जो यदि एंगुलर एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है, ठीक है, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है, तो अपन ने तीन इक्वेशंस निकाली थी। जो बॉडीज का जो लीनियर मोशन होता है उसकी तीन इक्वेशंस जैसी थी, सिमिलर, ठीक है। तो ω2 = ω1 + α_t, एक इक्वेशन ये थी। और फिर उसके बाद में थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट = ω1t + ½ α_t², एक ये इक्वेशन थी। और तीसरी थी ω2² = ω1² + 2α⁻θ, ठीक है। ये तीन इक्वेशन थी, ये हमने निकाली थी। और ये केवल उस केस के लिए थी यूजफुल जब अल्फा कांस्टेंट है ना। बट जो बेसिक तो ये इक्वेशन तभी हम लगा सकते थे जब अल्फा कांस्टेंट हो, ठीक है। बट जो जनरल बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन, जो हर केस में हम लगा सकते हैं, वो ओमेगा और अल्फा के डेफिनेशन से आती, ठीक है। तो ओमेगा की डेफिनेशन थी dθ/dt, है ना। ये ट्रू होगा हर केस में क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है ना, ये डिफाइंड ही ऐसे है ना। ये तीन इक्वेशन तो केवल इस केस में है, बहुत स्पेसिफिक केस में है, ठीक है। और अल्फा जो है dω/dt, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल इक्वेशंस हो गई, ये दोनों इक्वेशन जो है तो फंडामेंटल इक्वेशंस हो गई जो हर केस में लगेंगे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स इसी तरह से डिफाइंड ही है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था। और क्या देखा था? अच्छा, और अपन ने सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन देखे थे। एक तो रेडियल एक्सेलरेशन देखा था, और रेडियल एक्सेलरेशन किस लिए अराइज करता है ना, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन हो उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते थे। उसमें मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता था वेलोसिटी का, या एंगुलर वेलोसिटी का, या लीनियर वेलोसिटी का। तो यदि पार्टिकल यदि यहाँ पे है, मैं यहाँ बना देता हूँ पार्टिकल को लाल में कर देता हूँ, तो रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर के डायरेक्शन में होता था, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती थी? रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी v²/r, है ना, या फिर r⍵², एक ही बात है। तो यदि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भी बॉडी रोटेट कर रही होती थी तो एक रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है, तो न्यूटन लॉ से जो है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उससे हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आता था, ठीक है। AR इसको बोलते थे। और एक होता था यदि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था, ठीक है। ये होता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। कब होता था? जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होता था, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो और ये केवल तभी है जब अल्फा नॉन जीरो है। यदि अल्फा 0 है तो केवल ये एक्सेलरेशन रहेगा, ये एक्सेलरेशन तो रहेगा ही हर रोटेटिंग बॉडी के लिए, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, है ना, जो भी वेलोसिटी है उसको वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिवाइड करके। तो बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन जो है वो ये रहता था हर केस में, ठीक है, ये नेट। तो यदि AT यदि 0 होता था तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन केवल रेडियली इनवर्ड ये होता था। तो एक तो ये हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा था ब्रॉडली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से, है ना, आप बिल्कुल फैमिलियर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रोटेशनल डायनामिक्स में भी काम आएंगी। तो अब हम रोटेशनल डायनामिक्स शुरू करते हैं इसके आगे, जो हम
कर चुके हैं उसके आगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं और पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसको कवर करते हैं।